हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का, यानी उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और आज हम जो अध्ययन करेंगे ये करेंगे ऐतिहासिक काल से संबंधित अध्ययन। इससे पहले मैं जो है यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल का यहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और उसके एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो इसका ये जो पीडीएफ है, ये क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड वाले, इनके मैंने जो है एक जो इसका पार्ट है उसको मैंने पहले अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने इसको एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है और आज हम इसमें जो बचा हुआ पार्ट था एक्सप्लेन करने के लिए उसको यहाँ पे लेके आया हूँ और ये एमसीक्यू भी हम यहाँ पे आज करेंगे। दूसरा यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे उत्तराखंड में जनता जागरण, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, कुली बेगार, गांधी जी की उत्तराखंड की यात्रा, उत्तराखंड राज्य में पत्रकारिता, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, ये सभी मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जो है इन्हें देख सकते हैं। जो है यहाँ पे मैंने पीडीएफ वो प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम, क्योंकि ये एमसीक्यू मैंने इससे पहले भी किए, अगर आप उस वीडियो को देखना और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है और आज की वीडियो भी देखना। आज भी मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद जो भी आंसर यहाँ पे बनेंगे फिर हम उनको यहाँ पे लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अभी तक का जो देखा था, अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक काल है इसको 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसके बाद हमने देखा था कुणिंद शक वंश और कुणिंद वंश देखा था, शक वंश देखा था, कुषाण वंश देखा था, कार्तिकेय वंश देखा था। और मध्यकाल में हम जो है यहाँ पे आप पढ़ेंगे मध्यकाल से संबंधित। उसके बाद आ जाएंगे हम आधुनिक काल। तो और उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे उत्तराखंड में जो है का जो प्राचीन काल है, उत्तराखंड में जो कुणिंद शासन था, कुणिन मुद्राओं के प्रकार क्या थे, शकों का शासन था, कुषाणों का शासन था, चत्रेश्वर प्रकार और उसके अनाम प्रकार की मुद्राएं थी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो कुषाणोत्तर काल था, कुषाणों के बाद का समय क्या था, और सीलवर्मन या युगसेल वार्षगणीय गोत्र क्या था, ये सभी हमने वहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ पे देखे हैं। आज हम यहाँ पे करेंगे गुप्त काल और उत्तराखंड। क्या करेंगे हम आज यहाँ पे? गुप्त काल और उत्तराखंड करेंगे और इन महत्वपूर्ण बिंदु को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये एमसीक्यू 22 आपको एमसीक्यू मिलेंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे ये आपको जो है 200 प्लस आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि गुप्त काल और उत्तराखंड। तो सबसे पहले यहाँ पे गुप्त काल जो है गुप्त वंश क्या आता है? गुप्त काल यानी गुप्त वंश आएगा और ये आएगा 275, कहाँ से? 275 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब आएगा? 275 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक ये आपका गुप्त काल चलेगा। इसमें क्या है कि सबसे पहले गुप्त वंश, तो मौर्य वंश के बाद जो है भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गुप्त वंश को। और गुप्त वंश ने लगभग जो है 300 वर्षों तक शासन किया। कब? 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा कि किस काल को जो है, किस वंश के काल को जो है यहाँ पे भारत का स्वर्णिम काल माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त वंश को। ये हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम ऑल ओवर यहाँ पे जो है गुप्त वंश जो है उत्तराखंड में 275 से 600 ईसा पूर्व तक रहा। और उसके बाद गुप्त वंश के जो शासक थे, तो सबसे पहले कौन थे? श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त के बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है? श्रीगुप्त 275 ईस्वी पूर्व। कब? 275 ईस्वी पूर्व श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की, लेकिन श्रीगुप्त किसी राजवंश के अधीन शासक था। अब घटोत्कच उसके बाद आता है। घटोत्कच तो ये था 280 से, कब? 280 से और 320 ईसा पूर्व। कब? 280 से 320 ईस्वी पूर्व। ये श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था 320 से और 335 ईस्वी तक था। कब से? 320 से 335 ईस्वी तक था। और ये गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्रता शासक माना गया है और इसने महाराज की उपाधि धारण की और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था ये भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कृष्ट काल माना जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये था समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त था, जिसको क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन माना जाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था हरिसेन का था। इसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ध्यान देना इसको, हरिसेन इसका दरबारी कवि था। उसके बाद हरिसेन के इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। अब जो गुप्त काल में उत्तराखंड क्या हुआ, सबसे पहले कुनिंदों का कर्तृपुर राज्य तीसरी शताब्दी में। तो इसमें क्या हुआ, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में कर्तृपुर राज्य का वर्णन मिलता है, जो कि गुप्त साम्राज्य का सीमावर्ती राज्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्तृपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, रोहेलखंड का उत्तरी भाग शामिल था और राजशेखर के काव्य मीमांसा में जो है कार्तिकेयपुर नगर में खस जातियों का शासन था। किसका शासन था? खस जातियों का शासन था। और जो है विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम में वह बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरितम में इस क्षेत्र पर किसी शक राजा का शासन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजशेखर के काव्य मीमांसा में क्या मिला? कार्तिकेयपुर नगर में खस जातियों का शासन था और विशाख दत्त के देवी चंद गुप्तम में वह बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में इस क्षेत्र पर जो है किसी शक राजा का शासन था। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो कुनिंद जाति है इस कर्तृपुर राज्य में शासन करती थी और इनकी राजधानी कार्तिकेय नगर कार्तिकेयपुर में थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। समुद्रगुप्त का जो ज्येष्ठ पुत्र था यानी बड़ा पुत्र था वो था समुद्रगुप्त। जो है युद्ध किसी कुनिंद राजा से कार्तिकेयपुर में हुआ था। समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र कौन था? रामगुप्त था। क्या था? रामगुप्त का। और इसका जो है किसी युद्ध में कुनिंद राजा से क्या हुआ? युद्ध हुआ। और कहाँ पे हुआ था? ये कार्तिकेयपुर में हुआ था। उसके बाद आ जाते हैं हम छांगलेस का राजवंश। क्या आ जाते हैं? छांगलेस का राजवंश आ जाते हैं ये 5वीं सदी में। कब छांगलेस का राजवंश आ जाता है? 5वीं सदी। तो स्रोत ये जो मिलते हैं, छांगलेस का जो प्रशस्ति लेख छांगलेस ये मिला है, तो ये राजवंश 5वीं सदी का। इसका जो स्रोत है ये है लाखामंडल शिलालेख देहरादून से। कहाँ से? लाखामंडल शिलालेख देहरादून से। छांगलेस जो है इस वंश का 8वां राजा था। कौन सा राजा था? 8वां राजा था। और छांगलेस के पूर्वज नरेश, नरपति जयदास, गुहेश, अचल, छागलेश दास और रुद्रेश दास थे। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि छागलेश का जो राजवंश है ये 5वीं शताब्दी का। इसके जो स्रोत मिलते हैं लाखामंड शिलालेख देहरादून से मिलते हैं और छागलेश जो था ये 8वां राजा था। इसके जो पूर्वज थे वो थे नरपति जयदास, गुहेश, अचल और छागलेश दास और रुद्रेश दास। ये इसके क्या थे? पूर्वज थे। उसके बाद क्या होता है? सिंहपुर का यदु राजवंश। उसके बाद कौन सा वंश आता है? सिंहपुर का यदु राजवंश आता है। तो इसके जो स्रोत मिलते हैं ये मिलते हैं लाखामंडल शिलालेख देहरादून से। और लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ और राजकुमारी ईश्वरा के पिता भास्कर वर्मन थे। इसके जो पति थे जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त थे। लाखामंडल अभिलेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी सिंहपुर बताई गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाखामंडल में जो है शिव मंदिर का निर्माण राजकुमारी ईश्वरा ने किया और इनका जो संबंध था ये था यदु राजवंश से। और इनसे जो विवाह किया था राजकुमारी ईश्वरी से जो विवाह किया था ये क्या था? विवाह किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। उसके बाद है यहाँ पे नाग राजवंश। तो नाग राजवंश की जो पुष्टि होती है वो होती है गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जो है 4 नागवंशी राजाओं के नाम का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणिपतनाग। ये जो है जो नाग राजवंश जो है गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, यहाँ से जो है इन राजाओं के नाम मिलते हैं। और कौन कौन से हैं? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणिपतनाग। 5वीं सदी में नागों ने जो है कर्तृपुर राज्य में कुनिंद राजवंश को समाप्त करके उत्तराखंड में यहाँ पे अधिकार कर लिया। उसके बाद आता है मोखरी राजवंश। कौन सा वंश आता है? मोखरी राजवंश आ जाता है। तो मोखरी राजवंश की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज और ये प्रथम मोखरी शासक था हरिवर्मा। प्रथम मोखरी शासक कौन था? हरिवर्मा था।
और 6वीं शताब्दी में जो है कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त करके इस क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया था। तो मोखरी राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? एक थी कन्नौज में, और इसके जो प्रथम मोखरी शासक थे ये थे हरिवर्मा। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ? कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त करके इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद क्या आता है? हर्षवर्धन का शासनकाल आता है। तो हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 47 ईस्वी तक। तो ये जो था सामंतवादी व्यवस्था का वास्तविक जो तादरभाव था। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था ये सामंतवादी व्यवस्था वास्तविक तादरभाव था, और इसका जो हर्षवर्धन का शासनकाल रहा ये उत्तराखंड में 606 से 47 तक रहा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत की यात्रा पर आए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार एग्जाम में बनता है कि जो है वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। कौन थे वेनसांग? कौन थे? चीनी यात्री थे। वेनसांग ने वेनसांग ने उत्तराखंड को क्या कहा? क्या कहा था? पोली हीमो, थोड़ा लिखने में दिक्कत है। पूलो, क्या कहा था? पोली हीमो पूलो, इस तरह से कहा था। ये ली है, बिंदु है हर किसी के, देश है हर किसी। चाइनीज नाम है ना, चाइनीज आपको पता है कैसे नाम होते हैं। क्या था? पो डैश, फिर है एक ल है और बड़ी की मात्रा उसमें ली, फिर क्या आ जाएगा? उसके बाद आएगा डैश छोटी की मात्रा ही, इस तरह से है। फिर क्या है? मो, और फिर आ जाएगा पू, छोटा ओ की मात्रा वाला पू, और उसके बाद है लो। क्या बना ये? मो ली ही मो पूलो, और इसका जो है ब्रह्मपुर कहा, यानी पोल ही मो पूलो ब्रह्मपुर कहा। वेनसांग ने उत्तराखंड को पोली हिमो पूलो यानी ब्रह्मपुर कहा, और यह ब्रह्मपुर राज्य आज उत्तराखंड हर्ष के अधीन था। किसके अधीन था? हर्ष के अधीन था। यानी पोली हिमो पूलो का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मपुर। ये ध्यान देना, ये भी पूछा जा सकता है कि पोली हिमो पूलो का क्या अर्थ है? ये था ब्रह्मपुर। और किसने कहा था? वेनसांग ने उत्तराखंड के लिए कहा था। वेनसांग ने हरिद्वार को कहा मोयूलो। अब देखो, उत्तराखंड के लिए क्या कहा? पोली हीमोपूलो, ये कहा। लेकिन हरिद्वार के क्या कहा? हरिद्वार के लिए कहा मोयूलो। क्या कहा? मोयूलो, मोयूलो 20 लीटर। कितना कहा? मोयूलो 20 लीटर। कहा कि जो हरिद्वार है वो 20 लीटर है। कितना लीटर है? 20 लीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी 20 लीटर चीनी माप है। ये क्या है? 20 लीटर क्या है? चीनी माप है। अब इसको इंपॉर्टेंट समझना। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि हर्षवर्धन का जब शासनकाल था तो उस समय कौन सा चीनी यात्री भारत के दौर पे आया था? या ये बन सकता है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल के समय भारत आया? तो वो आया था हर्षवर्धन के समय पे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था कब से कब था? ये था 606 से 647 तक। दूसरा ये बन सकता है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो कैसा था? तो ये था सामंतवादी व्यवस्था वास्तविक तादरभाव था। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि वेनसांग ने उत्तराखंड के लिए क्या कहा? तो उत्तराखंड के लिए कहा पोली हीमो पूलो यानी ब्रह्मपुर कहा। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, और क्वेश्चन बन सकता है कि वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? तो इसने कहा मोयूलो 20 ली, यानी 20 लीटर, यानी ये चीनी माप है 20 ली। तो इस तरह से इसने क्या कहा था? उत्तराखंड के बारे में यहाँ पे बताया था। अब जो वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। अब वेनसांग कौन था इसके बारे में भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जो वेनसांग था एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, और वह भारत में जो है 15 वर्षों तक रहा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वेनसांग था वो क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था, चीनी बौद्ध भिक्षु, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और इसने भारत में 15 वर्षों तक शासन किया। उसने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा का तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेनसांग की पुस्तक कौन सी है? सी यू की। और उसने क्या कहा?
उसने अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का वहाँ पे विवरण दिया है और उसके वर्णनों से हर्षकालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन इनको कर सकते हैं कि वेनसांग की पुस्तक क्या थी, सीयू की, और इसमें क्या मिलता है, यात्रा तथा उसके जो उसने भारत में यात्रा की थी उसका विवरण हमें मिलता है। और उसके उसमें क्या क्या वर्णन किया गया है, तो उसमें वर्णन किया गया है भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक अवस्था क्या थी, इसका सबका परिचय वहां पे मिलेगा। उसके बाद है हर्षोत्तर काल में उत्तराखंड। तो उसके बाद आ जाते हैं हर्षोत्तर काल में। तो हर्ष के शासन के पश्चात उत्तराखंड कई छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों में बंट गया था और कई वंशों ने अपने छोटे छोटे राज्य यहाँ पे स्थापित किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि किसके शासन काल में उत्तराखंड छोटी छोटी राजनीतिक शक्तियों में बंट गया था। ये था हर्ष का शासन काल और ये जो है कई छोटे छोटे वंशों में यहाँ पे बंट गया था। उसके बाद आता है शत्रुघ्न राज्य। तो शत्रुघ्न राज्य यानी ये क्या था, ब्रह्मपुर राज्य, और इसको क्या कहते हैं, पर्वताकार राज्य भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शासन कौन कर रहा था, पौरव वंश। कौन शासन कर रहा था, पौरव वंश शासन कर रहा था। यह राज्य जो है ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से पूर्व तक करनाली नदी तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था, करनाली नदी तक फैला हुआ था। राज्य के उत्तरी सीमा पर सुवर्ण गोत्रीय देश था। ताम्र लेखों से पुष्टि होती है कि ब्रह्मपुर नरेश सोमवंशीय पौरव राजवंश के थे, जिनका शासित प्रदेश पर्वताकार राज्य कहलाता था। पौरव वंशीय राजाओं का शासन 580 से 600 ईस्वी के मध्य रहा। पौरव वंशीय राजाओं का जो शासन काल था 580 से 600 ईस्वी के मध्य रहा होगा। ये किसी बुक में 580 से 680 है, लेकिन कहीं पे क्या दिया गया है, 647 से 725 दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे जो पूछा जाएगा उसको आप नोट डाउन कर लेना। अगर 580 से 680 रहता है तो आप अगर क्वेश्चन बनता है तो 580 से 680 लगा सकते हैं, अदरवाइज 647 से 750 यहाँ पे रखेंगे। हर्ष के शासनकाल में उत्तराखंड का जो क्षेत्र था ब्रह्मपुर राज्य कहलाया, जबकि पौरव वंशीय राजाओं के काल में यह राज्य जो है पर्वताकार राज्य कहलाया। अर्थात ब्रह्मपुर राज्य ही पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं ब्रह्मपुर राज्य क्या है, पर्वताकार राज्य है। और ये क्या है कि जब हर्ष का शासनकाल उत्तराखंड का क्षेत्र था तो ब्रह्मपुर राज्य कहलाया, और जब पौरव वंशीय राजाओं ने यहाँ पे शासन किया तो ये कौन सा राज्य कहलाया, पर्वताकार राज्य कहलाया। और ब्रह्मपुर राज्य ही क्या कहलाता था, पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य था। दूसरे यहाँ से एक जानकारी मिलती है, एक थे वाईके गुप्ते। वाईके गुप्ते थे, इन्होंने खोजकर्ता थे ये, और यहाँ पे जो है इन्होंने तालेश्वर अभिलेख से जानकारी मिलती है पौरव राजवंश की। किसकी, पौरव राजवंश की जानकारी किससे मिलती है, तालेश्वर अभिलेख से। और ये जो थे इनका नाम था वाईके गुप्ता, गुप्ते या गुप्ता। उसके बाद ताम्र शासनों से 5 पौरव वंशीय राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से हैं, विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन, श्री अग्निवर्मन, धोतीवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय। और इनको जो है श्री अग्निवर्मन, धोतीवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय, इन तीनों को कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आप जो है ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं बता रहा हूँ। जो श्री अग्निवर्मन और उसके बाद विष्णुवर्मन 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 और उसके बाद क्या है, धूतिवर्मन, इनको क्या कहा जाता था, परम भट्टारक महाराजाधिराज। क्वेश्चन बनेगा कि परम भट्टारक महाराजाधिराज किन्हें कहा जाता था, ये कहा जाता था श्री अग्निवर्मन को, धूतिवर्मन को और विष्णुवर्मन द्वितीय को। पौरव वंशीय राजाओं के कुल देवता थे बिरनेश्वर स्वामी थे। कौन थे, बिरनेश्वर स्वामी थे। और पौरव वंश में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। और राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली यानी वंशानुगत, कैसी शासन प्रणाली थी, वंशानुगत शासन प्रणाली थी।
उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि किन्हें किन्हें कहा गया? श्री अग्निवर्मन, धोतीवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय। तो परम भट्टारक महाराजा धीराज इन्हें कहा जाता था। उसके बाद जो इनके कुल देवता थे, ये कौन थे? पौरववंशीय राजाओं के कुल देवता ये थे बिरनेश्वर स्वामी। पौरवंश में कैसी शासन प्रणाली थी? यहाँ पे थी राजतंत्रात्मक प्रणाली। उसके बाद जो ब्रह्मपुर राज्य है, इसका विवरण ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान भी किया। हर्षवर्धन के अधीन में था और उस समय जो है वो पौरववंशीय राजा हर्षवर्धन के सामंत थे। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो पौरव वंशीय सामंत ब्रह्मपुर राज्य पर शासन करने लग जाते हैं और इसी ब्रह्मपुर राज्य को पर्वता राज्य भी कहा जाता है। उसके बाद आता है गोविषाण राज्य। यहाँ पे जो ब्रह्मपुर राज्य है, यहाँ से संबंधित एक दो पॉइंट और हैं, मेन पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो है राज्य का जो मुखिया होता था, तो राज्य का जो मुखिया होता था ये होता था राजा। और यहाँ की यहाँ का जो राज्य की प्रमुख आय थी वो थी राजस्व का आधार, यानी जैसे भूमि हो गया। अब भूमि कैसी थी यहाँ पे? केदार भूमि और सारी भूमि। केदार भूमि यानी संचित और सारी भूमि यानी असिंचित। यहाँ पे अब राजा कौन था? तो राजा बनता था कार्यपालिका और न्यायपालिका से। और यहाँ से जो राजस्व की जानकारी मिलती है, ये मिलती है तालेश्वर ताम्रपत्र से। और यहाँ से जो टैक्स यानी राजस्व लिया जाता था, ये क्या लिया जाता था? भाग, भोग और बलि। भाग यानी भूमि कर, भोग यानी नगद कर या व्यापार कर लिया जाता था। उसके बाद आ जाते हैं गोविषाण राज्य। तो गोविषाण राज्य जो है पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक फैला हुआ था। और ब्रह्मपुर राज्य जो है गोविषाण राज्य के उत्तर में स्थित था। और कनिंघम के अनुसार यह राज्य नैनीताल के भाबर तराई क्षेत्र काशीपुर व रामपुर में स्थित था। उसके बाद आता है यहाँ पे सुवर्ण गोत्र राज्य। तो सुवर्ण गोत्र राज्य है, इस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता था। और यह राज्य हर्षवर्धन के समय एक स्वतंत्र राज्य था और यह राज्य जो है ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में स्थित था। अब इसकी जो बात की थ्योरी बनेगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। अब हम यहाँ पे जो है एमसीक्यू हैं, इनको हम देख लेते हैं। आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कैसा लगा आप जो है कमेंट करना, और वीडियो आपको कैसे लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, आप इसको कमेंट में बताना। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित था? तो ये था सुवर्ण गोत्रीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोका शिलालेख मिला, ये मिला था काशी से। अगर आपने जो है इससे पहले का जो है मैंने यहाँ पे थ्योरी बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। देन आप यहाँ पे क्या है अपने क्वेश्चन लगा लीजिए। निम्न में से किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता था? तो ये था सुवर्ण गोत्रीय राज्य। छगलेश राजवंश की पुष्टि किस शिलालेख से मिलती है? तो ये मिलती है लाखामंडल शिलालेख से। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिन के समकालीन थे मौर्यों के। लाखामंडल शिलालेख में यदुवंशी राजाओं की राजधानी थी, ये थी सिंहपुर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये था श्रीगुप्त। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख मिलता है देहरादून से। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? यह है मौर्य। योधेय मुद्राओं में निम्न में से किस देवता का चित्रण मिलता है? यह मिलता है कार्तिकेय। उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल वीरभद्र ऋषिकेश। अमोघ भूति का शासक था, तो ये था कुणिन वंश का। अमोघ भूति जो शासक था ये किस वंश का था? तो ये था कुणिन वंश का। उत्तराखंड में कुषाणकालीन अवशेषों का प्रमुख स्थल था, ये था काशीपुर। कुणिन की मुद्राएं थी 3 प्रकार की। कुणिन वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था अमोघ भूति। कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। कालसी अभिलेख की खोज की थी जॉन फॉरेस्ट ने।
काशी अभिलेख स्थित है देहरादून में। कुमाऊं की सूर्य मंदिर जो है किसके अधिकार में थे? शक के। चांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त है लाखा मंडल से। और उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद, प्रथम राजनीतिक शक्ति। काशी अभिलेख की खोज की गई थी 1860 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो टोटल क्वेश्चन किए 22 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इसके बाद के अगर आप चाहते हैं आप जो है कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और इससे पहले हम जो है थोड़ा यहाँ पे कुछ बिंदु छूट रखे हैं, इनको कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पौरव वंश की जो इकाइयाँ थी, सबसे बड़ी इकाई होता देश होता था। देश के बाद क्या आता था? प्रांत आता था। और प्रांत में क्या होती? शक्ति होती थी, सभी शक्तियाँ प्रांत के पास होती थी। फिर उसके बाद होता था तहसील, तहसील को पाठक कहा जाता था। उसके बाद होता था ग्राम, तो ग्राम का जो मुखिया होता था ग्राम अक्षपटलिक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यानी क्या था? पहले देश था, फिर प्रांत था, फिर तहसील थी, फिर ग्राम थे। और उसके बाद अगर देखेंगे तो सर्वोच्च पद जो था राजा का था, प्रधानमंत्री अमात्य होता था। और अमात्य के बाद आता था कुमार मात्य। और कुमार मात्य यानी क्या होता था? वरिष्ठ राजकुमार होता था। और कुमार मात्य के बाद आता था बालाध्यक्ष, वो होता था सेना प्रमुख। उसके बाद होता था कार्गिक और दंडपालसिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है एक कर लिया जाता था, धार्मिक कर, और उसका नाम था बलि नामक कर। कौन सा नामक कर था? बलि नामक। तो ये पूछा जा सकता है कि बलि नामक कर जो है किसके शासनकाल में लिया जाता था और क्यों लिया जाता था? ये एक धार्मिक कर था और ये था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो यहाँ पे हमारे जो है 22 क्वेश्चन, और इससे पहले भी मैंने इसकी जो है वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है। वहाँ पे मैंने केवल वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपने MCQ लगाइए, तो आपके जो है और भी अच्छे से आपके आंसर बनेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। न्यू अपडेट के लिए अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।